नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिन है आज रविवार का। तो मैंने सोचा कि एक पूरा का पूरा ब्रॉड जो हमारा व्यू है या जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का व्यू है या जो एनालिस्ट का व्यू है वो सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। और देखिए अब माहौल ऐसा हो चुका है कि चुनावी दौर मार्केट के अंदर आ चुका है। जो चुनावी दांव पेच हैं, जिस हिसाब से मार्केट को ऊपर नीचे खेलना चाहिए मार्केट के अंदर, वो चलने लगा है। विक्स कभी 9, कभी 17, कभी 16, कभी 13, कभी 15, कभी 300 पॉइंट ऊपर, कभी 200 पॉइंट नीचे होने लगा है। तो अब ऐसे में सवाल ये उत्पन्न होता है कि एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर पैसा कमा सकते हैं और किस तरीके से मार्केट का पूरा पर्सपेक्टिव समझें एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। आप लोग केवल कमेंट ये करना ना कि आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने वाली है। ये होगा क्या कि जब आप कमेंट करोगे उससे एक ब्रॉड माइंड या ब्रॉड ऑब्जर्वेशन होगा कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि आप लोग भी एक जनता ही हो, हम भी जनता, आप भी जनता। तो ध्यान से पहले वीडियो देखो। पहले समझते हैं 2019 का माहौल। देखिए 2019 बीजेपी के कार्यकाल का दूसरा साल था जहां पर पीएम कैंडिडेट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उठे थे। 2019 में एक लहर थी जिसको हम लोग कहते हैं मोदी लहर। ठीक है, ध्यान से एक एक बात को आप समझेंगे तभी आप इस वीडियो की मार्मिकता को समझेंगे। मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष का प्रचार करने नहीं आया हूँ, बस मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि पैसा जनता का है, पैसा आपका है, कमाना आपको है। तो क्या समझ के कमाना है वो चीज देखते रहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2019 के स्टॉक मार्केट के अंदर हम ज्यादा उथल पुथल या ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं देखे होंगे। वो चार्ट पर भी दिख रहा है, अभी मैं चार्ट पर आपको लेके चलूंगा। लेकिन 2024 का साल दोस्तों अनियमितता, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। यहां पर एक मोटा पैसा कमाने का आप कह सकते हो कि जरिया है, या कह सकते हो कि रास्ता है, या कह सकते हो कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं नहीं चाहता हूं कि आप मिस करो। अब अपॉर्चुनिटी किसको किसको मिलेगी? उसको मिलेगी जो ट्रेडर है। अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी जो अभी शांति से पीस में बैठा हुआ है। वो अपॉर्चुनिटी या कह लो कि वो उस पर्टिकुलर चांस का वेट कर रहा है कि कब मार्केट मेरे तरीके से हो और कब मैं यहां पर पैसा बनाऊं। जब भी हम चुनावी माहौल के बारे में बात करते हैं तो ये एक ऐसा माहौल होता है जहां पर आपकी नॉर्मल स्ट्रेटजीज से पैसा नहीं बनता। नॉर्मल स्ट्रेटजीज कैसी कि आपने नेकेड कुछ बाई कर लिया तो आप हो सकता है कि अगले दिन कंगाल हो जाओ, क्योंकि यहां पर मार्केट ऐसे बिहेव करेगा कि आज 300 पॉइंट प्लस है तो कल किसी वजह से 300 पॉइंट नीचे हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अलग अलग दांव पेच खेलने हैं। उन्हीं दांव पेचों को हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन है उसको समझ लेते हैं। 2019 की बात अगर मैं करूं तो टोटल 65% का वोटर टर्न आउट हुआ था, जिसमें बीजेपी लगभग 300 प्लस सीटों के ऊपर जीती थी। अगर आप बीजेपी कहेंगे तो भी सही है, अगर आप एनडीए कहेंगे तो भी सही है। हम उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें पार्टी विशेष का कुछ बात नहीं करना। हमें बात करना है कि इस समय ये था कि भैया ये सरकार आएगी 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 आएगी, वो काम हो गया। लेकिन अब मामला बदल चुका है। अब मामला ये बदल चुका है कि मोदी सरकार आएगी या नहीं आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, इंडिया अलायंस आएगी, इस पर डिस्कशन हो रहा है। और डिस्कशन होने के साथ साथ हमें यह भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, किस तरीके से पीएम मोदी अडानी अंबानी कर रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग भाषण दे रहे हैं, किस तरीके से केजरीवाल ने कल बोला। तो अलग अलग विश्लेषण करने वाले लोग ये बातें यहाँ पर कर रहे हैं। और सट्टा बाजार में, जो सट्टा बाजार होता है जहां पर लोग लगाते हैं पैसा कि कौन सी पार्टी जीतेगी, उस पार्टी में, उस सट्टा बाजार में बीजेपी की हार दिखाई बताई जा रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, है ना। ये वीडियो मेरे ऑब्जर्वेशन के परे है। मैं ये आपको देश दुनिया के बारे में जो मेरा विश्लेषण है, जहां से मैं पकड़ रहा हूं बातें, वो मैं बता रहा हूं कि सट्टा बाजार में बीजेपी की हालत खराब है। यानी लोग सट्टा लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी में नहीं आएगी, चुनाव में नहीं आएगा। अब आएगा नहीं आएगा वो तो अलग बात है, लेकिन अभी का जो माहौल है वो आपको मैं बता रहा हूं। तो अपॉर्चुनिटी क्या है कि भैया हम एज अ ट्रेडर और एज इन्वेस्टर कैसे क्या काम करें कि हमारा पैसा बने। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 2019 का जो माहौल था, उस माहौल के अंदर क्या क्या हुआ था, किस तरीके से चीजें चली थी, और मई के महीने में जब रिजल्ट आया था तो कैसा अपना स्टॉक मार्केट परफॉर्म किया था। तो ये देखोगे, ये 2019 का मई का मैंने चार्ट खोला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चुनाव के पहले हालत यह थी कि मार्केट पूरी तरीके से गिर रहा था।
उसके बाद मार्केट के अंदर जैसे चुनावी माहौल आया, मार्केट थोड़ा स्टेबल हुआ, मार्केट के अंदर थोड़ा सा लोग पार्टिसिपेशन कम किए। क्यों? क्योंकि लोगों को अनसर्टेनिटी बढ़ गई, क्या होगा कैसे होगा। उसके बाद जैसे ही माहौल सही हुआ, मार्केट में बीजेपी की सरकार बनी और मार्केट 1 वे राउंड ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर से यहाँ पर कंसोलिडेट किया, या कह लो कि स्टेबल हो गया। स्टेबल होने के बाद फिर से मार्केट गिरा। तो अगर इस बार कभी भी हमें कोई सरकार बनते हुए दिख रही है, ध्यान दीजिए, जब भी चुनाव होगा उसके पहले मार्केट कुछ दिन स्टेबल रहेगा, फिर मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ेगा। उस डायरेक्शन के बाद जिस दिन मार्केट फिर से यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, फिर से मार्केट करेक्ट होने आएगा। तो मार्केट के अंदर आपको स्टेबिलिटी खोजनी है और डायरेक्शन पकड़ के इसमें काम करना है। ये काम ऐसा है कि अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 28,525 से लेके 30,000, 31,000, 31,500, तो मतलब समझ लो कि कुछ नहीं तो कुछ नहीं 2,000 से 3,000 पॉइंट का मूवमेंट अमूमन है कि आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या इस पूरे के पूरे माहौल में कोई पुट वाला नहीं होगा? होंगे। कोई लॉस नहीं किया होगा? किए होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप नेकेड प्ले आउट करेंगे इसमें तो दिक्कत आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं और ये सोच रहे हैं कि मार्केट के अंदर ये काम मैं कर लूं तो भी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर काम कैसे करना उसके ऊपर हम अभी डिस्कशन कर ही रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं। कंटेम्प्रेरी टू दिस पर्टिकुलर सेशन अगर मैं चला आता हूं अपने अभी के लिए लेटेस्ट जगह पर, तो मुझे मार्केट कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है कि ड्यूरिंग 2019, 20, 21, 22, 23 और ये 24 का अगर मैं साल यहां पर कंसिडर करता हूं तो हमारा मार्केट काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, काफी ज्यादा स्ट्रेच आउट हुआ है। और अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट में अभी भी एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी बन रही है। बट अब जिस तरीके से मार्केट एक साइकिल में या कह लो एक चैनल में फंसता जा रहा है, यहाँ पर मार्केट एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहा है। अपॉर्चुनिटी कैसी? देखिए, अगर मार्केट दो तरीके की स्ट्रेटजी हम यहाँ पर प्ले करना चाहते हैं। आज का दिन कौन सा है? आज मुझे लगता है कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो आज का दिन हमारे लिए 12 मई हो गया। तो अब मोटा मोटा मान के चलो 20 से 25 दिन हमारे पास बचा हुआ है, और इस 20 से 25 दिन में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या चीज है? सपोज करो कि कल के दिन या इस वीक मार्केट इसको ब्रेक करके, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे 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 आने लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्री इलेक्शन फॉल। और प्री इलेक्शन फॉल अगर हो गया, ध्यान से सुनना, ये जो जोन है ये हमारा हो गया प्री इलेक्शन फॉल। जो स्ट्रेटजी उसको समझिए, अगर हमारा प्री इलेक्शन फॉल हमारा मार्केट के अंदर हो गया तो इट मीन्स कि मार्केट को ये सेंस हो गया, ये चीज समझ में आ गया है कि कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर खराबी है, लोग अपने माल को बेच रहे हैं। और उसके बाद जहां पर भी मार्केट स्टेबल होगा दोस्तों, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां भी मार्केट स्टेबल होगा, हम वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। पहले मार्केट के अंदर एक काम होने दो कि इस सपोर्ट का यानी 47,000 के नीचे नीचे मार्केट को टिकने दो। 47,000 के नीचे अगर मार्केट टिकता है तो हम यहां पर एक स्लो एंड स्टडी मोड में सेलिंग कर करके यानी पुट को खरीद कर या स्टॉक को बेच कर या स्टॉक की बेच के हेजिंग करके हम कुछ पैसा यहां पर कमाएंगे। उसके बाद जैसे मान लो नजदीक आया, जून के आसपास आता है और मान लो रिजल्ट का दिन है या रिजल्ट के कुछ दिन पहले, हम क्या करेंगे यहाँ पर, जहां पर हमें कंसोलिडेशन होगा, हम यहाँ पर अगर प्री इलेक्शन फॉल होता है तो हम यहाँ पर हैवी क्वांटिटी ऑफ लॉन्ग प्ले करेंगे। ये मत सोचिएगा कि नहीं एक बार 2, 2.5, 3, 4, 5% का करेक्शन आ गया। यहां से देखो, अगर 47,000 से मार्केट 44,000, 46,000 या 42,000 भी आ जाता है इन अपकमिंग डेज, अगर 3,000, 4,000 पॉइंट का भी फॉल आ जाता है तो ये मोर देन एनफ फॉल है सारे के सारे स्टॉक को उनके एक्चुअल भाव पर लाने के लिए। क्योंकि ये एज्यूम आप नहीं कर सकते ना कि मार्केट 49,000 पे है तो सीधे मार्केट 40,000 पे आ जाएगा। ये एज्यूम करना थोड़ा बेकार होगा कि यहाँ से मार्केट सीधे 30,000 पे आ जाएगा। ये एज्यूम करना बेकार होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट है वो जानबूझ के इन्फ्लेटेड करके मार्केट को ऊपर लाई है। तो इस छोटे से डायनेमिक्स को समझो और सपोज करो कि कल के दिन या आने वाले 15 दिन जो हमारे लिए क्रूशियल डे है, उस दिन हमारा मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो अब ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट किसी ऐसी चीज को सेंस कर लिया है। क्योंकि देखो, रिजल्ट का डे है, रिजल्ट के पहले है, उस दिन तो सबको ही आता है पैसा कमाने, और ऑपरेटर इतना मूर्ख थोड़ी है कि आपको उस दिन पैसा कमाने देगा।
बात समझ रहे हो? इतना कोई मूर्ख थोड़ी बैठा है कि नहीं ठीक है आज रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट के एक दिन पहले एग्जिट पोल आ रहा है, एग्जिट पोल के एक दिन पहले कुछ और हो रहा है, आप पैसा कमा लो। नहीं, यहां पर थोड़ा अलग करना है, थोड़ा अजीब करना है और उसी से आपको पैसा मिलेगा। अगर ये सेंस कर लिए कि नहीं मार्केट ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम उसी स्टेबिलिटी के जोन को तलाशेंगे जो 2019 में हम तलाशा करते थे। 2019 के, ये भी 2019 के बात ही है, तो 2019 में जिस तरीके से स्टेबिलिटी के बाद फिर से हमें मार्केट के अंदर फॉल दिखा था, वो सेम चीज हमें फिर से एक बार देखने को मिल सकती है। ये दो बातें ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। अब ये तो रह गई भाई एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक आउटलाइनिंग कि मार्केट किस तरीके से काम करेगा। अब किस तरीके से हम काम करें इस आने वाले 15-20 दिन में, वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से आप समझिए। सबसे पहले यहां पर आ जाइए दोस्तों, यहां पर दो स्ट्रेटजी हम प्ले आउट करेंगे। एक मैं यहां पर लिख रहा हूं स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी। अब यहां पर ध्यान देना, आपको मजा आएगा और ये आज आप मंडे से स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। स्विंग ट्रेडिंग वो चीजें हैं कि जैसे आप यहां पर स्टॉक का, या तो स्टॉक आप खरीदते हो, ठीक है। दूसरा मैं यहां पर चलिए लिख दे रहा हूं स्टॉक का आप एफएनओ भी कर रहे हो या नॉर्मली स्टॉक खरीद रहे हो। नॉर्मल मतलब हो गया कि केवल आप उसके इक्विटी मार्केट के अंदर काम करो, ये क्या हो जा रहा है, या एफएनओ कर रहे हो। इन दो चीजों को, कुछ तो दिक्कत है, कोई ऐसा चीज तो नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हमें उन सारी कंपनीज को खोजना है जो अपने बुरे वक्त से गुजर रही हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, या तो कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है, ठीक है, या तो आपको एनएससी के 52 वीक लो पर चले जाना है, 52 वीक लो पर चले जाना है, ठीक है, या तो आपको मनी कंट्रोल के 52 वीक के लो पर चले जाना है, ठीक है। अब आप समझो, पहले ये बात को समझने की कोशिश करो कि आप कैसे व्यक्ति पर दांव खेलना पसंद करोगे। एक ऐसे व्यक्ति पर आप दांव खेलना पसंद करोगे जो व्यक्ति हंसता खेलता हष्ट पुष्ट है, उसके पास एक रिस्क लेने का टॉलरेंस नहीं है, वो आराम से सुस्ता रहा है, या ऐसे लोगों पे आप रिस्क लोगे जो मेहनत तो खूब कर रहे हैं लेकिन अभी उनका बुरा वक्त चल रहा है, अभी उनका बैड वक्त चल रहा है, बैड टाइम चल रहा है। और देखो, दो तरीके के स्टॉक होते हैं जिनका सच में बुरा वक्त उनके करने पे चलता है। जैसे पेटीएम की बात करो, उसका बुरा वक्त इसलिए नहीं चल रहा है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, नोबल काम किया है, उसका बुरा वक्त चल रहा है उसके कंप्लायंसेस को फॉलो ना करने की वजह से, उसका बुरा वक्त चल रहा है बहुत ज्यादा फ्रॉड काम करने से, जैसे केवाईसी डबल कर देने से, ट्रिपल कर देने से। तो हम यहां पर ऐसे स्टॉक की बात कर रहे हैं जो अर्निंग में भी हैं, जो फ्यूचर ग्रोथ में भी हैं, जिनका पैट अच्छा है, जिनका रेवेन्यू अच्छा है, जिनका फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ अच्छा है। वैसे स्टॉक अगर हमारे नज़र के सामने आते हैं और अगर वो 52 वीक लो पर चल रहे हैं, तो हमें यहीं से, कल से, मंडे से ही हमें थोड़ा करके उन स्टॉक को उनके सपोर्ट पर बाई करना स्टार्ट कर लेना चाहिए। दिस इज नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइस, मैं किसी स्टॉक के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि मैं किस तरीके से काम करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, इस समय जो सबसे लो में है, इस समय जो सबसे लो में है, इसका मतलब अब उसका दिन आ चुका है उभरने का। या तो गवर्नमेंट ये रहे या तो गवर्नमेंट अगली रहे, वो स्टॉक अब अच्छा पार्टिसिपेशन में आएंगे। ये कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो स्टॉक अच्छे हैं नहीं? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, लिख देते हैं 52 वीक लो स्टॉक। यहाँ पर मैंने 52 वीक लो स्टॉक लिख दिया और यहाँ पर मैं गया एनएससी की वेबसाइट पर और यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि भैया बहुत सारी कंपनीज है जो नीचे हैं अपने 52 वीक के लो पर। इसका मतलब इनमें ना सेल लगी हुई है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब जब मैंने ये कहा कि इसमें सेल लगी हुई है ना, तो सेल का मतलब ये होता है कि जैसे आप दिवाली में सोचते हैं ना कि यार दिवाली आने दो तब मैं मोबाइल या लैपटॉप खरीदूंगा क्योंकि उसमें 50% 40% ऑफ लगा है। अभी ये 52 वीक के फ्रेश लो पर है और अब आपको इन कंपनीज में से क्या चूज करना है? इन कंपनीज में से चूज करना है कि कौन सी कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, कौन सी कंपनी की अर्निंग अच्छी है, कौन सी कंपनी अपने किसी Q4 की गड़बड़ की वजह से या किसी कंप्लायंसेस इशू की वजह से छोटे, जैसे कोटक बैंक की बात करें और पेटीएम की बात करें, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है। देखो, एक है कोटक बैंक, इसको भी आरबीआई ने बोला था कि भाई हम आपके क्रेडिट कार्ड बंद करा रहे हैं, न्यू ऑनबोर्डिंग बंद करा रहे हैं। एक यहाँ पर पेटीएम है।
देखो पेटीएम उतना ज्यादा क्रैश क्यों हुआ ये समझो, और कोटक बैंक को भी जब इतने सारी चीजें हुई तो वो कम क्यों क्रैश हुआ, इन दोनों में अंतर है। कोटक बैंक अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं अपग्रेड किया था, दैट्स वाई उनके अंदर कंप्लायंसेस इशू थे, आरबीआई ने बोला ये करो, अब वो अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाएं, वापस से फाइट मार के वहीं खड़े हो गए। पेटीएम अपने 960 930 से आज 330 रुपए पे है। पेटीएम क्यों नहीं उतना ऊपर गया, क्योंकि पेटीएम ने सच में बहुत सारी ऐसी गलतियां की थी जो जानबूझ के गलतियों के अंदर आती हैं। कोटक बैंक कैसे उठा, उसी तरीके से आपको समझ रहे हैं इन 52 वीक लो पर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आज खराब हैं बट उठने वाली हैं। अब मैं इससे ज्यादा आपको हिंट क्या दूं, बताइए, इससे ज्यादा आपको हिंट और क्या ही दिया जाए। तो ये कंपनीज के अंदर छोटे पैसे, जैसे ऐसा नहीं कि आपको 50 करोड़ की संपत्ति लगानी, आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, आप 5,000 10,000 1,000 2,000 से स्टार्ट कर सकते हो। ये है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग है ये, समझो कि भैया हमने क्या किया, अभी हमें 52 वीक लो पर मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी सड़ा, अब इसमें ऐसा भी मैं बताता हूं, इसमें ऐसे भी स्टॉक होंगे जिनका कोई फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन क्या है कि वो सारे के सारे स्टॉक 52 वीक लो पर होंगे। तो क्या हमें उनको खरीदना नहीं, हमें सिर्फ उनको खरीदना है जो स्टॉक हमारे काम लायक है। आप चाहो तो इनकी लिस्ट, अब जैसे जील की मैं बात करता हूं, जील क्यों बर्बाद हुआ, क्यों जील का स्टॉक नीचे गया, उसके पीछे का आप लोग को रीजन सब कुछ पता है, अच्छी तरीके से आप लोग उसका रीजन जानते हैं। कितना बड़ा इन्होंने एक फ्रॉड काम किया था और उस फ्रॉड काम की वजह से कितने करोड़ों रुपए का इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग टाइप का किया कि उनको बेचवाया, उनको खरीदवाया। वो सारे जिल एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, इस पे जो आते थे। तो ये सारी चीज़ों को अभी, और उसके बाद एक मर्जर का भी आपको न्यूज आया होगा कि भाई ये एक मर्जर करने वाले थे सोनी के साथ, उसकी वजह से भी इनका भी स्टॉक काफ़ी नीचे गया। वो मर्जर नहीं हो पाया, ऊपर से इन्होंने केस किया, वो केस किए, तो बहुत सारी नौटंकियाँ होती हैं। नौटंकियों के अंदर मत जाइए, ठीक है। आप सिंपल ये करिए, जैसे अगर मान लीजिए मुझे इसमें से कुछ भी देखना हुआ, मान लो मुझे रैमको सेम की बात करनी हुई, चलिए मैं थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, एडजस्ट कर लेना। मान लो मुझे ये चाहिए कि भैया ये मुझे 52 वीक लो पर है, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं किस तरीके से। मैं चला गया, मैं यहाँ पर आ गया, मैं लिख दिया स्क्रीनर, ठीक है। मैं स्क्रीनर पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, मैं खुल गया, ये खुल जा सिम। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने कौन सा है, मैंने ये स्टॉक अपनी पकड़ी है। क्या नाम है इस स्टॉक का, देख लीजिए, रैमको सीमेंट्स, ठीक है। मैं यहाँ गया और यहाँ पर लिख दिया कि भाई देखूं क्या दिक्कत आ रही है रैमको में, रैमको सीमेंट्स, ये खुल गया। अब रैमको सीमेंट्स खोला मैंने, अब मुझे 2-4 चीजें देखनी है। क्या क्या देखनी है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये रैमको सीमेंट्स मेरे पास खुल गया, ठीक है। अब इस रैमको सीमेंट के अंदर मुझे क्या क्या चीजें देखनी है। स्टॉक पी 42 है, थोड़ा एडजस्टेबल है, 42 थोड़ा ज्यादा है, बट हो सकता है कि इसकी जो मार्केट कैप है उसके अकॉर्डिंगली लोग इसको खरीदना चाह रहे हैं। मार्केट कैप 17,963 करोड़ की कंपनी, अच्छी कंपनी है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आई है बीच में, अभी क्यों इतना नीचे गया, उसके बारे में देख लेते हैं। प्रोज और कॉन्स में, कॉन्स क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.59 टाइम्स, ये बहुत बड़ा कॉन्स नहीं है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11 पॉइंट, तो आरओई थोड़े इसके कम है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, डिविडेंड पे आउट हैज बीन लो एट 10.3% प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 ईयर, तो जो डिविडेंड का पे आउट है वो भी कम है। अच्छा, एक बार इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या ईयर ऑन ईयर बेसिस या टीटीएम बेसिस प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो चलो ये देख लेते हैं कितना ने सेल कितना किया। तो अगर आप देखोगे टिल आज तक, एक साल आज से टीटीएम की बात कर लेते हैं, इन्होंने 9,246 करोड़, उसके पहले मार्च में 8,000, 5,000, 5,200, 5,300, 5,100, 4,000, 3,000 किया। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, क्या एक्सपेंसेस इनका किस तरीके से, तो अभी आप देखो एक्सपेंसेस इनका कितना तेज बढ़ रहा है, जितना तेज प्रॉफिट उतना तेज एक्सपेंसेस, यानी इनका बिजनेस इस तरीके से कि जितना प्रॉफिट उतना एक्सपेंसेस। तो जो मार्जिनल है 2,000 करोड़ 2,000 करोड़ 2,000 करोड़ वो बैलेंस्ड है। इसका मतलब ये हर साल कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं, उसी बेस लाइन पर ये टिके हुए हैं। यहां पर आ जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका ना बड़ा वेरिएंस कर रहा है, 1200 से फिर 1183, 1548, 1138 करोड़। तो कंपनी ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा काम कर दे रही है। यहीं से आप एक चीज देखना स्टार्ट कर दिया करो कि भाई एक ऐसी कंपनी आप चूज करने जा रहे हो जो 2012 से लेके अभी तक अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सस्टेनेबल वे में ग्रो नहीं कर पाया है। यानी जैसे आप एक बार बताओ, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी सैलरी आज भी 1 लाख है, आने वाले 10 साल में भी 1 लाख है,
तो आपका ग्रोथ तो नील बटे सन्नाटा हुआ ना, भले आप प्रॉफिटेबल हो। इसका ये मतलब थोड़ी कि प्रॉफिटेबल होना ये हमेशा अच्छी बात है। दूसरा एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ नॉलेज मिल जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स छोड़ो, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। अब नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो देखो कैसे घट रहा है, कभी 649, कभी 556, कभी 500, कभी 600, कभी 761, कभी 893, कभी 344। इट मीन्स इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके हम बड़े सपने अभी तुरंत नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रॉफिट होती और ये कंपनी 7,000 करोड़ की होती केवल, ठीक है, या 5,000 करोड़ की होती, या मान लो 500 करोड़ की होती, 500 करोड़ तो बहुत हो गया, 1,500 करोड़, 2,000 करोड़ की होती, तो हम कहते क्या क्या सस्टेनेबल ग्रोथ है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट का जो बढ़ोतरी है वो ये है कि स्टॉक बुरा नहीं है। समझो, इस बात को भी समझने की कोशिश करो। स्टॉक बुरा नहीं है, बट स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट हमें नहीं मिल रहा है। तो क्या कंपनी का मैनेजमेंट कुछ करने की कोशिश कर रहा है? क्या कंपनी के मैनेजमेंट के पास कुछ अच्छी डील आने वाली है? अब ये चीज आपको चेक करनी होगी इनके वेबसाइट पर, इनके कॉन कॉल में, ठीक है। ये जो कॉन कॉल या जो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या जो ऑर्डर बुक आता है, तब आपको अगर लगे कि हाँ यार ये कंपनी के अंदर गलती कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि कंपनी घाटे में है, कंपनी का बहुत बड़ा पी है, एक एक कंपनी जिसके 250 पी है, बिजनेस कुछ नहीं। जियो फाइनेंशियल की एग्जांपल ले लीजिए, क्या है जियो फाइनेंशियल के अंदर? अभी तो बिजनेस भी कुछ नहीं है, बस नाम पे चल रहा है। तो कहने का मतलब अभी कुछ खराबी भी नहीं है, बट फिर भी अगर आप इसको लेना चाहेंगे तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि भैया ये कंपनी ग्रो किस रेट से करना चाहिए, इनका फ्यूचर प्लान क्या है, उसके लिए आपको थोड़ी और एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब एक वीडियो में बताना असंभव है। बाकी स्विंग ट्रेडिंग की कोर्सेज मैंने दिया, इससे ज्यादा उसमें आपको मिलेगा। कैसे कैसे कॉन कॉल डाउनलोड करें, कैसे पढ़ें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। आपकी इच्छा हो सब्सक्राइब करना हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये एक फंडामेंटल चीज है कि भैया हमने इसकी स्टडी की, हमने इसको पढ़ा, हमने इसके बारे में जाना, और जो देखोगे स्टॉक प्राइस का CAGR वो 1 साल, 3 साल, 5 साल में कुछ है ही नहीं। 10 साल तक स्टॉक करोगे तो 12% का आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी अच्छी है, तो स्टॉक खराब नहीं है, स्टॉक अपने बुरे समय पे चल रहा है। बस ये देखना पड़ेगा हमें कि कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के अंदर कितने FIIs है, कितने प्रमोटर्स हैं, उसके बाद हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल, दिस इज नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी एट एनी कॉस्ट। तो ये वाला पार्ट आपको लगता है मैंने अच्छे से समझा दिया कि भैया ये वाला पार्ट कैसे करना है। अब दूसरा पार्ट पे आ जाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कैसे स्टॉक नॉर्मल इक्विटीज को इस समय थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करने की कोशिश करो। देखो, अगर आप ऐसे आदमी को पकड़ोगे जो ऑलरेडी अपने पीक पर है ना, ऑलरेडी अपने पीक पर है, तो मैं गारंटी देके आपको ये बोल सकता हूं कि पीक वाले को पकड़ने में दिक्कत ये ये गिरेगा ना तो आपको बर्बाद कर देगा। इसके साथ ये समस्या है कि गिरने के बाद जो उठेगा वो आपको आबाद कर देगा। दूसरा यहां पर इक्विटी के अंदर क्या है कि अब वो समय आ चुका है दोस्तों जब आपको स्टॉक एफएनओ शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि स्टॉक के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कितना बड़ा फायदा है। और स्टॉक एफएनओ करने का सबसे सिंपल सा रास्ता मैं आपको बताता हूं। रास्ता नंबर 1, स्टॉक पहचानिए। कौन से स्टॉक को पहचानना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टॉक को आप पिक करिए जो किसी भी गवर्नमेंट में आकर उसके ऊपर कोई दाग ना हो। कोई भी गवर्नमेंट आए उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कुछ नेग्लिजिबल चीजें बोल ना पाए। जैसे अगर मान लो मेरे को कोई ऐसी लैब की स्टॉक मिलती है जो आज ब्रेकआउट के अर्ज पे है या नीचे है, ब्रेकआउट करना चाह रहा है, मुझे कुछ ऐसे AI स्टॉक्स मिलते हैं, मुझे कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मिलती हैं, मुझे कुछ ऐसे सोलर के स्टॉक मिलते हैं, मुझे कुछ ऐसे पावर के स्टॉक मिलते हैं, मुझे कुछ ऐसे EV के स्टॉक्स मिलते हैं जिसका फ्यूचर ग्रोथ है। आप ऐसे स्टॉक को लेंगे जो किसी एक गवर्नमेंट के भरोसे चल रहा है, ठीक है। लेट सपोज बोलना नहीं चाहिए, फिर भी चलो बोल देते हैं, वीडियो है, क्या दिक्कत है। मान लो एक एग्जांपल बोलता हूं मैं, आपको भी पता है कि अडानी कितना हो चुका है। अब मान लो मैं अडानी के अंदर कॉल लेके बैठा हूं, ठीक है। अब ये बोलना देखो मेरे लिए तो एक जस्टिफाइड वर्ड नहीं है कि भाई आप किसी गवर्नमेंट की वजह से किसी कंपनी को रिलेट कर रहे हो, बट बोल देता हूं, चलो, है ना। बाकी आप लोग सुधार देना, अगर कोई कमेंट बोले तो उसको बता देना कि सौरभ भाई के इंटेंशन नहीं था, सौरभ भाई को लर्निंग के पर्पज से बता रहे थे कि मान लो मैंने अडानी का कोई कॉल या कोई पुट लेके मैं बैठ गया, ठीक। अब मैं अडानी का कॉल लेके, मान लो कॉल लेके मैं बैठ गया और मान लो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई,
आप अपने दिल से पूछो कि क्या मुझे यहाँ प्रॉफिट मिलेगा, दिल से पूछो। भी फंडामेंटल टेक्निकल गया तेल लेने, दिल से पूछो कि क्या मुझे यहाँ पैसा मिल सकता है क्या, सोच के देखो। और सोच के बाद जो आपको कमेंट में आए वो आपको यहाँ लिखना है कमेंट सेक्शन में। ये मेरी वीडियो नहीं, ये आपको सब जगह फैलाना है। तो अभी 15-20 दिन के माहौल में ऐसे पिक करो स्टॉक, ऐसे स्टॉक पिक करो जिनका फ्यूचर ग्रोथ इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, किसी गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड ना रहे। क्योंकि नाम अगर आपका खराब हो चुका है तो अगर वो सरकार गई तो आपका भी काम तमाम, आपका भी स्टॉक डाउन होना ही होना है, ये बात याद रखो, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज इसमें ये तलाशो कि गर्मी आने वाली है और तगड़ी गर्मी आने वाली है। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो कौन से अच्छे कंपनीज के हैं, जिनके अंदर थोड़ी सेल लगी हुई है, थोड़े नीचे हैं, थोड़े ब्रेकआउट के अर्ज पर है, उनके अंदर आप पैसा कमाओ। और जब आप स्टॉक एफएनओ करो तो दो चीजों का ध्यान रखो, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। देखिए, जब भी हम स्टॉक एफएनओ की बात करते हैं दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना है, जब आप स्टॉक एफएनओ करने आए, जब भी आप एफएनओ, स्टॉक एफएनओ छोड़ो, जब भी आप 15 दिन की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 15 डेज आज से या चुनाव तक का रिजल्ट आ जाए उसके 1-2 दिन बाद तक, एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप हेजिंग के बिना आगे मत बढ़िएगा। विदाउट हेजिंग आपको पैसा नहीं मिलेगा। हेजिंग कैसे? अब मान लो मैं एक स्टॉक, मान लो तो मैं कोटक बैंक का एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोटक बैंक का मैं कुछ काम करने वाला हूँ। मान लो मुझे लगता है कि यार कोटक बैंक का यहाँ पर ऊपर की एनालिसिस मेरी है, ठीक। तो आप क्या करो, सिंपली जाओ कोटक बैंक का फ्यूचर उठा लो। फ्यूचर मान लो 1 लॉट मैंने बाई कर लिया, जस्ट एग्जांपल। अब भाई इसका तो 30 डेज की एक्सपायरी है, 30 दिन में एक्सपायर होगा ये। बैंक निफ्टी तो है नहीं कि 1 हफ्ते की एक्सपायरी है। 30 दिन में क्या फ्यूचर मैंने उठाया, क्या ऐसा नहीं हो सकता मार्केट बहुत तेज क्रैश करे तो कोटक बैंक भी नीचे चला जाए? तो यहीं पर मैं क्या करूंगा, अपने रिस्क को बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर पुट इसका बाई कर लूंगा। वो कितना लॉट बाई करना, वो आपको सेंस इस तरीके से आएगा कि आप फ्यूचर में कितना पैसा लगा रहे हैं और उसका कुछ परसेंट, यानी मान लो 15%, 20% आप हेज कर दो। 1 लाख रुपए का अगर मान लो मैं फ्यूचर ले रहा हूं तो क्या मैं भाई साहब 15-20 हजार रुपए फिक्स नहीं कर सकता कि भैया वो हो जाए जीरो? कोई दिक्कत नहीं है, वो 20,000 मेरा जीरो, मुझे 80,000 चाहिए, मुझे 1 लाख का 20,000 30,000 पर बनाना है, सपोज करो, तो मुझे 1 लाख का 20,000 30,000 बनाना है, तो मैं इसमें ऐसा कुछ करूंगा। वो आप कहीं भी जाओगे स्ट्रेटजी बिल्डर पे आपको मिल जाएगा कि मान लो आपने फ्यूचर लिया, आप उसकी जगह कुछ छोटे सा पैसा रिस्क पे डाल दो। 1 लाख पे आप सोच रहे हो कि मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो या 30,000 का प्रॉफिट हो, आप 10,000 15,000 5,000 रुपए डाल दो रिस्क पे कि चलो यार अगर मान लो मार्केट क्रैश बहुत तेज होता है तो मेरा यहाँ पर ये पुट वाला पैसा कुछ ना कुछ बना देगा, ये मेरे रिस्क को इवेनली बैलेंस्ड करके रखेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो जब भी आप स्टॉक लोगे तो याद रखो, कॉल और पुट को बाई मत करना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, दे बाई कॉल एंड पुट बोथ। अब इसमें दिक्कत क्या होती है वो भी समझ लो। इलेक्शन का टाइम में जो हमारे आईवी होते हैं, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, और जो हमारा विक्स होता है, इन दोनों का खेल समझो। एक प्रीमियम बनने के पीछे क्या क्या कहानी है वो समझो। एक प्रीमियम बनता है, उसके पास इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों होती है, और ड्यूरिंग आईवी वो बढ़ जाता है। इलेक्शन के टाइम आईवी बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेगा। जैसे ही आईवी क्रैश होगा, दुगनी तरह रफ्तार से आपका कॉल भी पिटेगा और पुट भी पिटेगा। तो आईवी और विक्स के माहौल में ये गलती बिल्कुल मत करना मेरे भाई कि आप कॉल भी खरीद के 1 महीने वेट करो, पुट भी 1 महीना वेट कर रहे हो। तो होगा कैसे? एक दिन आपको कॉल में पैसा प्रॉफिट दिखाएगा, एक दिन आपको पुट में पैसा प्रॉफिट दिखाएगा, कॉल में लॉस दिखाएगा, और कुछ दिन बाद जब आप देखते रहोगे ये दोनों आ जाएंगे एक सैचुरेटेड पॉइंट पर, जहां पर विक्स और आईवी दोनों बैलेंस्ड, इवनली बैलेंस्ड होंगे और आपका पैसा दोनों तरफ से डीके होकर खत्म हो जाएगा। तो एज एन ऑप्शन बायर, डू नॉट ट्राई दिस इन स्टॉक और do not try this in the bank nifty also. Try this, do one thing जिसमें डीके नहीं है, try to take this future, try to hedge with put, that's it. Okay, now अब ये चीजें करने के बाद सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज ये है कि अब अगर हमें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इंडेक्स ट्रेडिंग की बात करनी है तो हम क्या कर सकते हैं?
तो इंडेक्स ट्रेडिंग में अगर आप चाहो तो दो तरीके की यहां पर प्लानिंग कर सकते हो। द फर्स्ट प्लानिंग इज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम क्या कर सकते हैं, आइए उस पर हम देख लेते हैं। और दूसरा, अगर हम यहाँ पर स्वैप ट्रेडिंग करना चाहें, सॉरी BTST या STBT करें, ये फॉरेक्स की लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, यही समझ लेना स्वैप होता है। BTST या STBT ट्रेडिंग करें तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज का ध्यान रखना है आपको, दोनों चीज के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, माफ करिएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक चीज मैं यहाँ पर पूरी तरीके से बता दूं। देखिए, ड्यूरिंग इंट्राडे ट्रेडिंग मेरे भाई, आपको सिंपली ये समझना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप बॉस हो, ठीक है। यहां पर आपको कोई हरा नहीं सकता इफ यू आर डूइंग इट विथ राइट मनी मैनेजमेंट, राइट साइकोलॉजी, राइट रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट अलग है, रिस्क मैनेजमेंट अलग है, ध्यान दीजिएगा। मनी मैनेजमेंट है कितने पैसे में कितना लगाना है, कितने पर रुकना है। रिस्क मैनेजमेंट कितने पॉइंट पर काटना है, कितने पॉइंट में निकलना है। एंड अगला चीज कि हमें कितना ओवर ट्रेड करना है या कितना ट्रेड करना है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम। मुझे लगता है कि जब 15-20 दिन अभी आप देखोगे, मार्केट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको देगा, बट द थिंग इज कि आपके पेट भर जाने पे आप मार्केट से एग्जिट मार लेना। जैसे अभी क्या है ना कि अभी मार्केट ऐसा बड़ा बिहेव करता था कि चलो धीरे 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 चल, अब धीरे धीरे नहीं जाएगा, पल में 150, पल में 150 नीचे, 150 ऊपर, 150 नीचे। तो ऐसी सिचुएशन में मे बी आपका एक में लॉस हो, दूसरे में आपका दबा के प्रॉफिट हो जाए। तो यहां पर स्ट्रेटजी नंबर 1 क्या होगी, ड्यूरिंग इंट्राडे लॉस 3 बार लो, लेकिन छोटा लो। लॉस 3 बार लो, छोटा लो, कर लो। 2 ट्रेड करते एक दिन में 4 कर लो, 5 कर लो, लेकिन लॉस छोटे पे काटना है। अब इंतजार नहीं करना है, होप खत्म। क्या है होप कि भैया यहां लिया, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, वो काम नहीं करना है। लिए, नीचे आया, रूम स्ट्रेटेजी कल हमने डिस्कस किया था, जो लोग देखे होंगे उनको पता ही होगा, नहीं पता है आप जाके वीडियो देखना, रूम स्ट्रेटेजी कल हमने डाली है। नीचे आया, आपको लगा यार सौरभ यहां से लेना चाहिए, आपने लिया। लेने के बाद अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गया तो भैया ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट लेके निकलूंगा, ट्रेल करके निकलूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं लॉस को बड़ा होने दूंगा, नहीं। 3 बार लॉस लो, 4 बार, मान लो आप एक दिन में 5000 लॉस लेते हो, अब लॉस को रीडिफाइन करो, लॉस को 1500 पे लो, 3 बार लो लॉस, प्रॉफिट दबा के लो। दूसरी चीज, आपका जब पेट भर जाए, आपका लग जाए कि हाँ यार सौरभ भाई मेरा ये काम हो गया, बस बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। और तीसरी चीज, हमेशा याद रखो कि इसमें स्कैल्पिंग पर ध्यान दो। स्कैल्पिंग को बड़े प्रॉफिट में बदलने की कोशिश करो। ले लिए, 30 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर जा रहा है, ट्रेल करो, ट्रेल करो, पीछे पीछे एकदम उसके पड़े रहो, तब ऐसे आपकी प्रॉफिट होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट जो मैंने रूम स्ट्रेटेजी बताई, इंपॉर्टेंट मैंने जो मैंने D+T स्ट्रेटेजी बताई है, या फेब्रुआरी स्ट्रेटेजी, उसको आप GUI स्ट्रेटेजी बोलते हो, कोई भी लगाओगे आपका डेफिनेटली पैसा बनेगा अगर आप यहां पर सही तरीके से करोगे, ठीक। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रोज BTST STBT आप प्ले कर सकते हो, रोज। रोज कैसे कर सकते हो, ध्यान दो। अब आपको ही पता है कि मार्केट के अंदर जो गैप अप होगा और जो गैप डाउन होगा, वो बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन होंगे। तो आप इसका फायदा उठा सकते हो अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। आप डेली 3:25 पर एक व्यू बनाओ, 3:25 PM पर व्यू कैसे बनाओ, ग्लोबल को देखते हुए और इंडियन मार्केट को देखते हुए, दोनों को देखते हुए कि अच्छा ग्लोबल ऐसा, इंडियन मार्केट में कुछ ऐसा 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 चल रहा है। तगड़े तरीके से यहां पर एक कॉल लो और एक पुट लो, लेकिन जान दो कि जब आप कॉल लोगे, जब पुट लोगे, तभी आप हेज करना जब आपको समझ में आए कि कल कॉल खुलने वाला है, कल पुट खुलने वाला है। बस जिस डायरेक्शन में आपका व्यू है उसमें ज्यादा पैसा, जिस डायरेक्शन में उसमें कम पैसा लगाना। छुट्टियों के दिन मत लेना, आप यहां पर सेलिंग मत करना, बस मैं ये कह रहा हूं, ऑप्शन सेलिंग करना अभी बैन है, ठीक है, अभी बैन है। मैं जानता हूं ऑप्शन सेलिंग में आप 2 दिन 4 दिन पैसा बनाओगे, एक ही दिन मार्केट आपसे सब छीन लेगा। बाइंग में तो कम से कम है कि चलो स्ट्रैंगल वालों को तो भी देखना भी बजाएगा मार्केट बढ़िया से, सेलिंग में तो चलो थोड़ा बहुत काम कर लिए। और अगर आ जाओ ऑप्शन सेलर हो तो महीने का करो, महीने भर के दूर का कॉल बेचो, महीने भर के दूर का पुट बेचो, तब वहां पैसा बनने का चांसेस, लेकिन उसमें पैसा बहुत लगेगा, ठीक है।
तो ये कुछ तरीके हैं जिन तरीकों को फॉलो करके आप ये चुनावी साल, ये लास्ट के 15 दिन, ये जो 15-20 दिन आ रहे हैं, इसमें दबा के आप पैसा कमा सकते हो। ये बात है। और जो मैंने बातें यहां पर लिखी हैं, जो चीजें मैंने कही हैं कि बुरे वक्त में उन स्टॉक को पिक करना स्टार्ट करो जो अच्छे हैं, बुरे वक्त में उन्हीं को पिक करो जो अच्छे हैं। बुरे वक्त में ऐसा नहीं कि किसी भी आप शराबी गजड़ी को पकड़ ले रहे हो कि तू यार आज यहाँ भीख मांग रहा है प्लेटफॉर्म पे बैठ के, चल मैं तेरे साथ हो लेता हूँ। नहीं, कोई अच्छा इंसान हो, उसका बुरा वक्त है, उसको उठाना है। वो जो नहीं, जो खुद से बेकार हुआ उसको नहीं उठाना है आपको, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी है आपको, समझ रहे हो। स्टॉक एफएनओ करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है। इन तीनों के बारे में प्रॉपर आपको डेली के डेली अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पे करता भी रहता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन करो। और फिर से मैं कमेंट वही पूछूंगा, किसकी सरकार बन रही है एक बार बताइए। वीडियो कैसी लगी इसको भी एक बार बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।